बीजेपी को रूलिंग पार्टी क्यों कहा जाता है? बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी से उनकी खुद की प्रधानमंत्री सीट क्यों छीनी जा सकती है? असल में बात तो बीजेपी एमपी तक सीमित कर नहीं रहा, अब बात आ चुकी है 2024 लोकसभा चुनाव की, जब उन्हें कुल सीटें मिली थी 240, लेकिन मेजॉरिटी में आने के लिए चाहिए होती हैं 272 सीटें। देश में जो सरकार चल रही है वो एक कोएलिशन यानी बीजेपी लीड एनडीए है, जिनमें कई रीजन पार्टीज का सपोर्ट जुड़ा हुआ है, जिनमें से कुछ पार्टी है चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी पार्टी। उन्होंने आंध्र प्रदेश में 16 सीटें जीती और उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया। नायडू का ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बिना इनके सपोर्ट के एनडीए की मेजॉरिटी बॉर्डर पे ही रह जाती। नीतीश कुमार की जेडीयू बिहार में 12 सीट ले गई और उन्होंने बीजेपी का हिस्सा बनकर बीजेपी को सेंट्रल स्टेबिलिटी दी। महाराष्ट्र, यहाँ बीजेपी की 9 सीट के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी की कुल 8 सीट हैं, जिसने सेंट्रल में एनडीए के नंबर को बढ़ाया। 2019 लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी कुल 303 सीट जीती थी, यानी अपने दम पर कंप्लीट मेजॉरिटी, लेकिन 2024 में गिरकर 240 हो गई। लेकिन इन बाकी पार्टियों के सपोर्ट से 293 तक पहुंचते हैं और मोदी फिर से पीएम बन जाते हैं। इसी वजह से बीजेपी को रूलिंग पार्टी कहा जाता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, क्योंकि सरकार उन्हीं के लीडरशिप के अंदर चल रही है। लेकिन इसमें बिहार का क्या सीन है? बिहार के असेंबली में कुल 243 सीट हैं। सरकार बनाने के लिए मिनिमम 122 सीट की आवश्यकता होती है। अब क्योंकि 2020 के चुनाव में एनडीए ने मिलकर 125 सीट जीती थी, जिनमें से बीजेपी के पास 73 और जेडीयू के पास 43 और छोटी छोटी पार्टी को मिलाकर 125 बनी। और इस तरह बीजेपी के सपोर्ट से नीतीश कुमार सीएम बने। नवंबर 2025 में बिहार में होगा चुनाव। नीतीश कुमार को मेजॉरिटी चाहिए होगी सीएम बने रहने के लिए। फिलहाल तो बीजेपी जेडीयू अलायंस के पास सरकार चल रही है, लेकिन अगर इस चुनाव में बीजेपी या एनडीए मेजॉरिटी नहीं ला पाती है तो फिर नीतीश कुमार 12 एमपीएस के सपोर्ट को बीजेपी छीन सकते हैं। वो कहावत तो सुनी होगी, इतिहास खुद को दोहराता है, तो ध्यान से सुन लो इस दोहराने वाली कहावत को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं मैसी टॉक यूट्यूब चैनल। दरअसल बात है 1977 की। इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी, लेकिन पूरा देश इंदिरा गांधी से अब भी नाराज था। सोशलिस्ट, राइट विंग, सेकुलर और फार्मर लीडर सब एक ही झंडे के नीचे आ गए थे, जिसको नाम दिया गया जनता पार्टी। फिर लोकसभा इलेक्शन हुआ, लेकिन कांग्रेस जो एक साम्राज्य था वो वहीं पर मिट्टी में मिल गया, सिर्फ 153 सीट अपने नाम कर। जबकि दूसरी ओर जनता पार्टी ने 285 सीट लेकर हिस्ट्री रची। पीएम बनते हैं मुरारी जी देसाई और पूरे देश को लगने लगा कि अब बदलाव आ गया है। 1977 में मोरारजी की सरकार बनते ही गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बीच मतभेद की खबरें खूब सुर्खियां बटोरने। लेकिन 2 साल भी नहीं गुजरे थे और कुर्सी का खेल। 1979 में जब संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ तो चरण सिंह ने बगावत कर दी और सरकार से समर्थन वापस ले लिया। अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश होने पर मोरारजी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस यानी इंदिरा गांधी से आउटसाइड रिपोर्ट मांगा, जिस पर इंदिरा गांधी ने हाँ कर दिया। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह पीएम बन गए, जिसके 6 महीने बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुई। उस टाइम पर इंदिरा गांधी ने अपना सपोर्ट पीछे ले लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वोटिंग वापस करी जाए, इलेक्शन वापस करे जाए, तो इस बार कांग्रेस बाजी मार सकती। Indira Gandhi, the Prime Minister, has been bringing out the crowds in her home state of Uttar Pradesh in preparation for next month's general election. जिसका रिजल्ट होता है कि चौधरी चरण सिंह ने वोट होने से पहले ही रिजाइन कर दिया और उनका कंप्लीट टेन्यूर होता है 170 दिन का। 1980 में फिर से चुनाव होता है, लेकिन इस बार कांग्रेस का जबरदस्त कमबैक देखने को मिलता है। 353 सीट पर जीत हासिल कर गए और वहीं पर जनता पार्टी 31 यानी 31 सीट पर सिमट जाती है और इंदिरा गांधी फिर से पीएम बनी। चौधरी चरण सिंह का वहीं पर दौर खत्म हो गया। वहीं पर दूसरी तरफ 1996 में बीजेपी 161 सीट से जीतती हैं और अटल बिहारी वाजपेयी वहां पीएम बनते हैं।
लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें 13 दिन के बाद रेजिग्नेशन देना पड़ा। आगे चलकर 1998 में इलेक्शन हुआ। बीजेपी लीड एनडीए ने मेजोरिटी हासिल की और अटल जी फिर से पीएम बने। लेकिन 1999 में एक छोटी सी पार्टी एनडीएम के कैंडिडेट जयललिता ने सपोर्ट वापस ले लिया और जब लोकसभा में वोट हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से गिर गई। हाँ, एक वोट से। एक वोट ने पीएम बदल दिया। ऐसे ही बिहार के नीतीश कुमार कई बार अलायंस बदल चुके हैं, कभी बीजेपी लेड एनडीए के साथ तो कभी लालू प्रसाद की आरजेडी। और वाकई में इस बार बिहार के इलेक्शन में बीजेपी के कम सीट आते हैं और सिर्फ गिनतियों में भी आरजेडी प्लस कांग्रेस अलायंस की सीटें 122 क्रॉस कर जाती हैं। तो नीतीश कुमार के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी गठबंधन स्विच करना। मतलब 12 वोट बीजेपी के और कम हो जाएंगे सेंटर में। और इन्हें देखा देखी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू अपनी 16 सीट पीछे खींच लेंगे बीजेपी से। क्यों, समझने से पहले इस वीडियो को ध्यान से देखें। कांग्रेस पार्टी के एक दक्षिण भारत के एक नेता चंद्रबाबू नायडू के टच में थे और वो वेट कर रहे थे कि अगर 10 सीटें और घट जाएं बीजेपी की तो वो इधर आ जाते हैं। 5-10 सीटों का खेल। और ये मैं बहुत सोच समझ के जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। अगर 10 सीटें ऊपर नीचे हो गई थी ना, चंद्रबाबू नायडू इधर होते और सरकार। इस वीडियो में बात चंद्रबाबू नायडू की हो रही है कि बीजेपी अगर मेजोरिटी में बॉर्डर लाइन पर होती तब भी वो अपना सपोर्ट पीछे खींच लेते, क्योंकि ये वो सीएम है कि जो चाहते हैं कि इनकी अलायंस रूलिंग पार्टी के साथ हो। तो ये मान के चलो कि नीतीश बाबू अगर पीछे हट जाते तो बीजेपी के पास बचती 265 सीटें। तो फिर कितना मुश्किल होता कांग्रेस का अजीत पवार या एकनाथ शिंदे को होम मिनिस्टर या डिप्टी पीएम का लालच देकर खुद की तरफ करना। बस फिर क्या था, बीजेपी खत्म।